नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। महिला आरक्षण विधेयक पर वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी सांसदों से अपील। कहा, घर की महिलाओं को याद कर करें मतदान। सर्वसम्मति से संशोधन विधेयक पारित होने पर देश की नारी शक्ति को मिलेगी और ज्यादा शक्ति। कहा, मिलजुल कर इतिहास रचने की का वक्त। लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक पर कुछ देर बाद वोटिंग। चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हंगामा। लोकसभा स्पीकर ने सदन में मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दी। राजनाथ सिंह ने कहा, देश से माफी मांगे राहुल गांधी। राहुल गांधी को बड़ा झटका। कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने दिया फैसला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी से जुड़े मामले में नहीं मिली जमानत। शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाई कोर्ट रुख करने का दिया निर्देश। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से कर रही हैं काम। खाड़ी में सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मामला राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि उन पर आरोप है कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। दरअसल भारत का कानून एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक देश की नागरिकता रखने का प्रावधान रखता है। ऐसे में अगर किसी के पास दोहरी नागरिकता है तो किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद चुने जाने के बाद से ही सवाल उठने लगे थे। बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि अगर राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है तो उनका सांसद बनना गैर कानूनी है। महिला आरक्षण विधेयक पर वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने इसे देश की महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा अहम फैसला बताया है। और संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी 1 बजे तक चर्चा चली। जो भ्रम फैलाए गए उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है। हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो कोई भी विषय था उसका भी समाधान हुआ है। महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में 4 दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब समय है कि देश की आधी आबादी को उनके अधिकार अवश्य मिले। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा कि आज़ादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व रहा, ये ठीक नहीं है। अब कुछ ही देर बाद लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि कृपया सोच विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा, कुछ भी ऐसा न करें जिससे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हो। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर तीखी बहस जारी है। सदन में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान माहौल काफी गर्मा गया। इस अहम बिल पर जहां एक और सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठा रहा है। बहस के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और जिसके बाद उनके बयान को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी भाषा और शब्दों के चयन पर सवाल उठाए। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन में मर्यादा बनाए रखने की नसीहत भी दी।
महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के बीच ये टकराव सदन के माहौल को और अधिक गर्माता हुआ नजर आया। और लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन की गरिमा और मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाषा मर्यादित और संयमित हो। मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब माननीय सदस्य, चाहे एक भी दल का सदस्य, वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा और शब्दों के चयन पर सवाल उठाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिन शब्दों का राहुल गांधी ने प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर निकाला जाना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर सत्ता पक्ष बहुत भड़क गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है। इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शराब बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं स्पीकर साहब। चलते हैं लोकसभा, जहां पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर सरकार की ओर से मेरा पक्ष रखने का मुझे मौका दिया है। इसके साथ साथ मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस सदन के अभिभावक हैं। आपकी ही निसरा में सदन की कार्यवाही, सदन के नियम और संविधान के हिसाब से चलती है। ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन बिल पर आपने करीब करीब 130 सदस्यों को बोलने का मौका दिया है और ऐसे जैसे अभी आपने बताया, इसमें से 56 सदस्य महिलाएं हैं। वो एक प्रकार से बहुत बड़ा रिकॉर्ड शायद बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। संविधान संशोधन 33 का है, संविधान संशोधन 33 का, लेकिन 75% को मौका दिया है। मान्यवर, इस चर्चा को अगर बारीकी से कोई शब्दों में ही सुनेगा तो महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है इसका किसी ने विरोध नहीं किया है। सबने बोलने के लिए तो बोला है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में है। ये संविधान संशोधन जो आया है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर उसको बारीकी से देखें तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। और मान्यवर, कई जगह पे ऐसा दिखाई पड़ा,
कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे इंप्लीमेंटेशन के तरीके पर है। परंतु मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विरोध है वो इंप्लीमेंटेशन का नहीं है। ये विरोध केवल और केवल महिला आरक्षण का ही विरोध किया। और मान्यवर, मैं ये बात को जब बोलता हूं तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस सदन को इस बात से मैं कन्विंस करूं कि तरीकों का विरोध नहीं है, बिल के तत्व का, महिलाओं के आरक्षण का विरोध है। मान्यवर, ये 3 विधेयकों में अरे धैर्य रखो भैया, धैर्य रखो, अखिलेश जी समझाओ जरा। मान्यवर, ये 3 बिलों में इसका उद्देश्य मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। पहला उद्देश्य है सरकार का और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का कि महिला सशक्तिकरण करने वाले इस संविधान सुधार को समयबद्ध तरीके से लागू कर 29 का चुनाव महिला आरक्षण के साथ कराया जाए। इसका दूसरा उद्देश्य है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, इस सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की नींव में जो हमारी संविधान सभा ने तय किया था, वो सिद्धांत के स्पिरिट को यहां पर लागू किया गया। मान्यवर, ये पूरे सदन में 543 सदस्य बैठते हैं। किसी की सीट में वोटर्स की संख्या 39 लाख है, किसी की 60,000 और ढेर सारी सीटें ऐसी हैं जो 70 के दशक में फ्रीज हो गए, तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी हो गई है कि सांसद अपने मतदाता को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को वो कैसे संभाल पाए। मान्यवर, जो मतदाता है उसकी अपेक्षाएं होती है, उनकी समस्याएं होती है और समस्याओं के निराकरण के लिए वो सांसद के पास भी जाना चाहता है, मिलना भी चाहता है। क्या इस सदन में जो विरोध करते हैं उसमें से कोई मुझे समझा सकता है कि जिस सांसद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 39 लाख वोटर हो, वो किस प्रकार से अपनी सांसद की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? और इसी विषय को दृष्टिगत रखते हुए हमारे संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है और परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। मान्यवर, संतुलित, समावेशी और व्यवहारिक लोकतांत्रिक ढांचा ये तैयार करना, इसकी जिम्मेदारी संविधान ने सरकार जो अधिकार में होती है उसको दी। तो अभी ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को दी गई है। उनको पसंद नहीं है, मगर ये तो देश की जनता निर्णय करती है।
वो वंश परंपरागत नहीं होता है, वो लोग चुनकर भेजते हैं। संघीय संतुलन बनाने रखना, लोकसभा में जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व आना और राज्यों की शक्तियों के बीच में भी संतुलन बनाना, ये परिसीमन के उद्देश्य संविधान सभा की चर्चा और हमारे संविधान में परिसीमन का जो जिक्र है उसमें कहे। इसके साथ साथ नए भूगोल, प्रशासनिक वास्तविकताओं और शहरीकरण और रोड, रास्ते, रेल से बढ़ी हुई कनेक्टिविटी और नए जिले, ये सबका संज्ञान परिसीमन में लेना होता है, क्योंकि ये सारी चीजें सांसद को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए बहुत जरूरी है। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 81, 82 और 170 इसके अंदर ये सारे सिद्धांतों को समाहित किया गया है और उसी के निर्वहन के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ये संवैधानिक सुधार लेकर आई। महिला सशक्तिकरण, समान प्रतिनिधित्व और संतुलित संघीय ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी के निर्वहन से ही आए। मान्यवर, कई सारे सदस्यों ने अनेक प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की। उन्होंने ये कहा कि अभी क्यों लाए, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया उसमें जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा। अब ये पूछते हैं तो उस वक्त काफी सदस्यों ने पूछा है कि बिल लाते वक्त आपने जिक्र क्यों किया 26 के बाद की जनगणना। मान्यवर, हमने नहीं किया है। 71 में इनकी सरकार थी, इंदिरा जी की सरकार थी, तब इसको फ्रीज कर गई थी और वो फ्रीज के कारण हमें इसका जिक्र करना पड़ा। वो फ्रीज की हुई सीटों की संख्या उठाते हैं तभी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसलिए हम लेकर आए। और 71 से अब तक सीटों की संख्या फ्रीज रही और चलते 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 मैं कुछ सीटों का नाम बोलना चाहता हूं। माननीय मल्काजगिरी, तेलंगाना 48 लाख संख्या मतदाताओं की, बेंगलुरु उत्तर 29 लाख संख्या, बेंगलुरु दक्षिण 29 लाख संख्या, गाजियाबाद जहां से कभी रक्षा मंत्री जी भी सांसद रहे 28 लाख संख्या, उत्तर पश्चिम दिल्ली 27 लाख संख्या। 127 सीटें ऐसी है मान्यवर जिसमें 20 लाख से ज्यादा वोटर्स है, 20 लाख से ज्यादा। अब मुझे कोई बताए भला, जहां 48 लाख वोटर है वो सांसद कैसे 48 लाख मतदाताओं की अपेक्षाओं के साथ अपने आप को मैच करता है? इसकी पूर्ति अरे अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है यार, कहां केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो अभी? इसका समय आएगा। मान्यवर, इनकी बात कहने दो तो जरा स्तर मालूम पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, हम केवल ये जानना चाहते हैं किस सेंसस के आधार पर ये जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है वो दुगना हो। मैं यही कह रहा हूं, ये पुराना है, मैं यही कह रहा हूं। अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएगी। मान्यवर, उनको ये भी पता नहीं है कि वो अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं। मान्यवर,
127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। अब इसमें एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, इस सिद्धांत का पूर्णतया उल्लंघन होता है। कहीं पर तो 45 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है और कहीं पर 6 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है। तो मत का मूल्य जो एक होना चाहिए वो नहीं हुआ है मान्यवर। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि डिलिमिटेशन के लिए ये लोग सहयोग कर दे, हमें भरोसा करें और डिलिमिटेशन करने दें तो ये मूल्य एक समान हो जाए। मान्यवर, मैं इसके इतिहास में भी जाना चाहता हूं। सबसे पहले 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने परिसीमन विधेयक लाकर सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 की और फिर इसको फ्रीज कर दिया। 76 में सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी के काल में 42वें संशोधन द्वारा परिसीमन पर रोक लगा दी। अब इंदिरा जी तो प्रधानमंत्री थी, कानून लाकर रोक लगाई परिसीमन पर। और ये देखिए साहब कितने शक्तिशाली है, विपक्ष में बैठकर परिसीमन पर रोक लगाना चाहते हैं। मगर उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने ही परिसीमन से देश की जनता को वंचित रखा था और आज भी कांग्रेस पार्टी ही परिसीमन से वंचित रख रही है। मान्यवर, 2001 में 84वां संशोधन हुआ और 2026 तक सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। तो ये जो कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 2026 कहां से आया, तो वो बताता हूं एक सेकंड। मान्यवर, ये कह रहे वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी बड़े विद्वान पुरुष थे, ये इनको जानते थे, तो इन्होंने प्रयास ही नहीं किया, बेचारे ने आगे बढ़ा दिया इंदिरा जी का। मगर हम तो समझते थे कि आप हमें सपोर्ट करोगे, तो हम तो बिल लेकर आ गए, अब आप गिराना चाहते हो भाई। तो वाजपेयी जी ये बात की कल्पना कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी को हम लोगों से वाजपेयी जी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि 19 महीना जेल में रहे थे मान्यवर, वो बहुत अच्छे से पहचानते थे। और 84वां संशोधन इसने 26 तक फ्रीज कर दिया और 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक क्या रिकॉर्ड से हटाना है? प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज, अरे बैठ जाओ, मैं बता देता। तय करने तो आप मत करें, प्लीज बैठिए। मैं इनकी इज्जत करते इसका सम्मान करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। अभी से लेकर अंत तक अगर फ्लो के कारण कोई असंसदीय शब्द निकल जाता है तो आप स्वयं इसको हटा देना, इनको बोलने का मौका मत देना। मान्यवर, 50 वर्षों तक 1976 से लेकर 2026 तक देश की जनता को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 26 में ये सीमा समाप्त हो। अब 26 में सीमा समाप्त होने के बाद अगर डिलिमिटेशन करते हैं तो डिलिमिटेशन 29 के पहले समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि परिसीमन आयोग का एक नियम है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर पब्लिक हियरिंग देना होता है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी का पब्लिक हियरिंग
26 के मध्य से लेकर 29 तक हो नहीं सकता और 27 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ सकते। तो स्वाभाविक है, अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। ये जो पूछ रहे थे क्यों अभी आ रहा है, इसके लिए मैं पूरी बात समझा रहा हूं। वैसे मैं मानता हूं ये समझे हुए, मगर मान्यवर कहावत है ना, सोता है उसको जगा सकते हैं, जो जागता ही पड़ा हो उसको कोई उठा नहीं सकता। ये सब समझते हैं, मगर एक भ्रांति खड़ी करना चाहते। मान्यवर 76 में इस देश की आबादी थी 54.79 करोड़ और आज 140 करोड़। तो 54.79 करोड़ आबादी में जितने सांसद थे उतने ही 140 करोड़ की आबादी के बाद रखना, ये इनका मानना है। मान्यवर आर्ग्यूमेंट क्या दिए गए कि सबको बोलने का कम मिलेगा, 0 ओवर में मौका नहीं मिलेगा। मान्यवर सरकार का दायित्व है कि सदन के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो सरकार सदन के दिनों की संख्या भी बढ़ाएगी। और मान्यवर आप तो बड़े दयालु हो, रात को 12-12 बजे तक सबको 0 ओवर का मौका देते हैं। और एक तीसरा भी तरीका है साहब, तीसरा भी तरीका है कि अभी जो समय राहुल गांधी जी के अप्रोच के कारण जाया जाता है, वो राहुल जी भी बंद कर दे तो अपने आप बोलने का सबको टाइम मिल जाएगा। ये विरोध कर स्थगन करा कर जो समय बेकार कर देते हैं, वो अगर वो भी बंद कर दे तो कुछ सरकार बढ़ाएगी, कुछ राहुल जी बढ़ाएंगे और कुछ आप बढ़ा लोगे, तो समय की चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर परिसीमन आयोग वो एक प्रकार से संवैधानिक अधिकार है हर मतदाता को अपना प्रतिनिधित्व समान रूप से प्राप्त करने का, और 120% की वृद्धि होने के बाद ये कभी हो नहीं सकता कि एक समान। मैं तमिलनाडु का ही उदाहरण देना चाहता हूं। मान्यवर तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। अगर डीएमके का मानकर हम इसी 543 सीट में आरक्षण करते हैं तो 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी और 26 सीटें ओपन रहेगी। अगर 2011 की जनगणना के आधार पर करते हैं तो तमिलनाडु की सीटें 6 कम हो जाएगी, परंतु हम वो नहीं कर रहे। हम 50% वृद्धि हर राज्य की कर रहे हैं, जिससे किसी का प्रोरेटा नहीं। तो अब क्या होगा, 59% सीटों में 20 सीटें बढ़ेगी और 39 सीटें महिला ओपन रहेगी और 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। मान्यवर अभी कहां समाप्त हुआ है भाई, आप भी राहुल जी की तरह मेरे बोलने का क्रम आप तय करो। नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं दूंगा ना, इससे भी अच्छी दरखास्त दूंगा, चिंता मत करो। और मान्यवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि जनगणना क्यों समय पर नहीं हुई। मान्यवर सबको मालूम है कि 21 में जनगणना होनी थी और 21 में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, कोविड का संकट आया और कोविड के संकट के कारण जनगणना संभव नहीं हो पाई। कोविड का संकट समाप्त होने के बाद
कोविड का संकट समाप्त होने के बाद देश को काफी समय लगा इसमें से उभरने में, और जब 24 में जनगणना की शुरुआत हुई तब कुछ दलों ने उचित ही मांग करी कि भाई जाति के आधार पर जनगणना करनी चाहिए। सरकार ने अनेक दलों के साथ चर्चा की, अनेक जाति समूहों के साथ चर्चा की, कई सारे सामाजिक ग्रुपों के साथ चर्चा की, कुछ सरकारों से भी चर्चा करी, राज्य सरकारों से, और बाद में निर्णय करा 25 में कि हम जाति जनगणना कराएंगे। मान्यवर, और ये निर्णय होने के बाद अब जो जनगणना हो रही है उसमें जब व्यक्तियों की गणना होगी तब जाति का कॉलम आने वाला है और जाति की गणना भी होगी, ये सुनिश्चित है। मान्यवर, मैं पहले भी जो जनगणना हुई है कांग्रेस पार्टी के समय में, इसके भी प्रश्नोत्तरी को स्टडी किया हूं। जब बिल्डिंग की जनगणना होती है उस वक्त जाति जनगणना तो ये करते ही नहीं थे, परंतु धर्म भी नहीं पूछा जाता था और कुछ नहीं पूछा जाता था। मगर जब व्यक्ति की जनगणना होती है तब ये सारे सवाल आते हैं, कितना पढ़े लिखे हो, कब जन्म हुआ था, धर्म क्या है। अब यह भी पूछेंगे कि जाति क्या है। इसमें किसी को संशय करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शिता के साथ आपको पहचान कर कैबिनेट प्रस्ताव में जनगणना की जाति के साथ होगी वो प्रस्ताव पारित किया। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन रखने, पीयूष भाई क्या अपेक्षा रख रहे हो? ये जाति जनगणना की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमें उलझाना चाहते हैं। अब पीयूष भाई बेचारे भूले हैं, वो कहते हैं कि जाति जनगणना की घोषणा कर रहे, ताली बजाओ। हम कर रहे हैं तो ये ताली नहीं बजाएंगे। उनको जाति जनगणना से कोई लेन देन नहीं है, उनको यहाँ बैठने से लेन देन है जो नहीं होने वाला है भैया। अभी मान्यवर, मैं फिर से एक बार 140 करोड़ की जनता के मन में किसी की भी प्रकार का भ्रांति, कंफ्यूजन न हो, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट ने जाति जनगणना का जो निर्णय किया है वो कैबिनेट प्रस्ताव में 26 की जनगणना जाति के साथ कराने का निर्णय किया है। और मान्यवर, अब ये बिल जब से आया है तब से विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाना शुरू की। सबसे पहली भ्रांति फैलाना शुरू की कि जाति जनगणना को टालने के लिए ये कर रहे हैं। जाति जनगणना को टालने के लिए हम ये संविधान संशोधन लेकर आए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं मान्यवर, 3 माह पहले जाति जनगणना का पूरा टाइम टेबल हम घोषित कर चुके हैं, टालने का सवाल ही नहीं है। जातिवार जनगणना की शुरुआत हो गई है, उसका पहला चरण जो है वो अभी चल रहा है। फिर आए कि दक्षिण को अन्याय हो जाएगा। कल मुझे थोड़ा भय लगा कि उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव एक रात के लिए भी दक्षिण के राज्यों में नहीं होना चाहिए। मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, दक्षिण का राज्यों का इस सदन पर इतना ही अधिकार है जितना उत्तर के राज्यों का अधिकार है। अरे दक्षिण छोड़िए,
छोटी सी यूटी लक्षद्वीप का भी इतना अधिकार है जितना उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार का। ये देश को इस तरह के नैरेटिव से, उत्तर दक्षिण के नैरेटिव से टुकड़े टुकड़े नहीं करना चाहिए। इससे ऊपर उठना चाहिए। ये क्या कहना चाहते हैं कि ये सदन में जो व्यक्ति बैठता है वो ये सोचता है कि किस राज्य से मैं आ रहा हूं। मान्यवर, हम शपथ लेते हैं तो मन से लेते हैं। जो संविधान हाथ में लेकर शपथ लिए हैं वो उत्तर दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, जो भी सदस्य यहाँ शपथ लेता है वो भारत को अक्षुण्ण रखने की शपथ रहता है, पूरे भारत के कल्याण की शपथ लेता है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपना राज्य, अपना धर्म, अपनी जाति की शपथ नहीं लेता है। और ये क्या नैरेटिव फैलाया, और ये मानते हैं कि ये नैरेटिव से हमारी पॉपुलैरिटी हो जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे या नहीं बैठ पाओगे, नहीं हो पाएगा। देश के अंदर विभाजन कर कर कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। मान्यवर, बैठ जाओ। गुस्सा क्यों खा रहे हो? इतना गुस्सा मत खाओ, प्लीज प्लीज। इतना सदन में, मारन जी, सदन में इतना गुस्सा नहीं करते हैं, शांत। मान्यवर, मान्यवर, जोर से बोलने से, बोलना है आपको, मैं बैठ जाता हूं, बोलो चलो। नहीं, उनको बोलने दीजिए ना, प्लीज। नो नो, मान्यवर, 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 माननीय अध्यक्ष जी, झूठ को जोर से बोलने से सच नहीं होता, सच सच होता है। मैं बड़ी शांति से समझा रहा हूं कि ये परिसीमन आयोग और संवैधानिक सुधार के लिए ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आज भी सभी लोग बोले हैं कि इससे दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व की दृष्टि से नुकसान होगा। मैं ये बात कर रहा हूं, वो हकीकत नहीं है। अब जब मैं हकीकत नहीं है कहता हूं तो कल मैंने डिटेल बताया था, मगर फिर भी भाषण पढ़े जाते हैं फ्यूचर में। ये नैरेटिव तोड़ने के लिए जरूरी है कि मैं एक लाइन में समझाऊंगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, 4-5 राज्यों का जो काल्पनिक एक दक्षिण उत्तर करा है, इसके 5 राज्य है, उसकी 543 सीटों में अभी स्ट्रेंथ है 129। अब ये 129 जो स्ट्रेंथ है 543 के प्रतिशत निकालते हैं तो 23.76% होती है। अब 50% वृद्धि कर जब ये 5 राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं तो 129 से बढ़कर 195 होती है। 129 के बढ़कर सीटें 195 होगी, जिसका 816 में प्रतिशत भार निकालते हैं तो 23.87 आएगा। तो पहले 23.76 था और अब थोड़ा सा बढ़कर 23.87 होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी का नुकसान नहीं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने
मान्यवर, आप पारित कराने की सहमति दो, अभी पेश करा देंगे। हाँ, 1 घंटा रुक जाएंगे। चलो माननीय गृह मंत्री बता दो इनको, 1 घंटा रुक जाएंगे। कहीं तैयार है? 50% का बिल 1 घंटा रुक जाएंगे। पेश तैयार हो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ। बैठो। राजा जी, एक मिनट मुझे सुनो। बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? चलिए, सहमत हो? सदन में बात कर लेते। सहमत हो? अभी अमेंडमेंट लाएंगे। चलो शुरू करते हैं आगे। सर last minute, sir, last minute, yesterday onwards, when the bill introduced itself, entire opposition demanding we want this to be in the legislation. Number 2, the constitutional protection of the delimitation to the states, number of the seats in the state should be protected. We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number 1. Number 2, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these 2 things, are you ready? सर, अब बैठ जाओ। हो गए भाई, तेरा नेता बोल लिया। मान्यवर, वेणुगोपाल जी ने 2 शार्प क्वेश्चन पूछे। अरे बैठ जाओ गोगोई साहब, 5 तारीख को काउंटिंग है यार, बैठ जाओ अभी। अरे 4 तारीख को काउंटिंग है, बैठ जाओ। मान्यवर साहब, मैं इनका जवाब देता हूं, इनको बिठा दीजिए थोड़ा माइक पे प्लीज। अखिलेश जी से पूछ लेना। मान्यवर, मुझे लगता है कि आपके नसीब में यश लिखा है। एक बिल पारित हो जाएगा शायद। मान्यवर, वेणुगोपाल जी ने 2 चीजें करी कि एक तो 50% आरक्षण और 50% सीटें बढ़ाई जाएगी, उसको बिल में शामिल करने के लिए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हो। हाँ जी, मैं तैयार हूं। एक सेकंड, अब नहीं होता भाई, बैठ जाओ। दूसरा भी बताता हूं मान्यवर, 1 घंटा आप सदन स्थगित कर दीजिए। 1 घंटे में मैं मेरा ऑफिशियल अमेंडमेंट मेरे पास में तैयार है, जेरोक्स कराकर सभी सदस्यों को सर्कुलेट कर दूंगा, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये इसके माध्यम से अरे बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। क्या कई बार है ना, सदन में भी फैसले हो जाते हैं, इसलिए सदन में फैसला कर लो। माइक ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने कहा और माननीय मंत्री जी कुछ बात रख रहे हैं और हमारी तरफ से कोई बात आई है, अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मान्यवर, इसलिए ऑफिशियल अमेंडमेंट मैं बाद में इसका जवाब देता हूं। मान्यवर, मैं इस देश की
मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने देंगे। इसलिए मान्यवर, ये जो कहते हैं कि हमारे राज्यों का समान भार होना चाहिए, मैं सहमत हूं। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने देंगे। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो महिला आरक्षण का बिल गिर जाएगा, मगर इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, मान्यवर, यहां पर तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। मान्यवर, यहां कुछ सदस्यों ने मैं बताता हूं भाई साहब, मान्यवर, यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना, पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। मान्यवर, इसके दो कारण हैं। पप्पू सुन लिया ना, अब शांति रखो, ठंड रखो यार, चलो। मान्यवर, आरक्षण पाने की योग्यता पहला कारण है। आरक्षण पाने की योग्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको कोई प्राप्त कर सके। ये संविधान की बात मैं कर रहा हूं। अगर आज कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है जिसको आरक्षण मिलता है, यहां नहीं मिलता है, और अगर वो मुस्लिम बन जाता है तो उसको आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण जन्म से ही मिलता है मान्यवर, किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया, इसलिए वहां पर उसको सील किया है। और दूसरा, ओवैसी जी ध्यान से सुनना, दूसरा अनुच्छेद 15(4) के अनुसार आरक्षण उन लोगों के है, उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पैदा हुए हैं। अनुच्छेद 16(4) इसके तहत आरक्षण पिछड़े वर्ग को, नागरिकों को दिया जाता है। अब संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मान्यता नहीं है। ये इंडी अलायंस वालों ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस देश में मुस्लिम आरक्षण की डिमांड खड़ी करना चाहते हैं।
और इस संविधान की बात करते हैं। कोई भी संविधान पढ़कर बता दे मुझे, संविधान के किस आर्टिकल से धर्म के आधार पर आप आरक्षण करोगे? कोई बता दे मुझे, एक भी आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं है मान्यवर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, दोनों का नीति स्पष्ट है। जो संविधान सम्मत नहीं है वो धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना भी देंगे, ना कभी किसी को देने देंगे। मान्यवर, अब मैं ओबीसी की बात करता हूं, सुनो ना, सीट बदल देनी पड़ेगी पप्पू जी। मान्यवर, इस देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोधी पार्टी है तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कांग्रेस पार्टी। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी का अध्यक्ष का, दोनों को काल पूरा नहीं कर रहे। 1957 में, ध्यान से सुनना, अखिलेश जी कहां बैठे हो आपको मालूम होना चाहिए। 1957 में काका साहेब कालेलकर समिति के सुझाव आए जो ओबीसी को आरक्षण देते थे। उन्होंने काका साहब कालेलकर समिति के पूरे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1980 में, ये जवाहरलाल जी थे, 1980 में इंदिरा जी आई, मंडल आयोग का सुझाव आया और मंडल आयोग के सुझाव को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब बीपी सिंह आए तब वो मंडल आयोग का इंप्लीमेंटेशन लेकर आए और उस वक्त मान्यवर विपक्ष के नेता राजीव गांधी, तो नेहरू जी, इंदिरा जी और अब राजीव गांधी, उन्होंने यहां पर अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में किया, अपने जीवन का सबसे। और कांग्रेस ने 51 और 71 दोनों में जाति जनगणना का भी विरोध किया। मान्यवर, अब क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है, 15-20 बार चुनाव हार गए, तो अब ये ओबीसी के हितैषी बनने आए हैं। मान्यवर, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अब तक एक भी ओबीसी का प्रधानमंत्री नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मान्यवर, इन्होंने काका साहेब कालेलकर समिति में विरोध किया। मंडल आयोग के रिपोर्ट को इंदिरा जी ने ठंडे बस्ते में डाला और जब लागू होता था राजीव गांधी जी ने भी विरोध किया। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय में है, जो 40% होता है। मान्यवर, नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी की सूचियों को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को देकर एम्पावरमेंट करा और 14 से 18 के बीच में 16 जातियों को ओबीसी जनजाति में क्या है। अरे मेरा हो जाने के बाद पूछिए ना। माननीय गृह मंत्री जी, क्या कह रहे हैं? बाद में यू कैन आस्क लेटर।
जाति जनगणना चल रही है, जाति जनगणना का रिपोर्ट भी जाति के साथ ही आएगा। इस पर सदन विचार करेगा और जब विचार करेगा जो सामूहिक मन बनेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ आगे बढ़ेगी, इसमें किसी को संशय नहीं। मान्यवर, उनके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की जनता सर्वोपरि। राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व और इसकी भागीदारी का हित सबसे जरूरी है और संविधान को लागू करने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और समान अवसर और न्याय की रक्षा ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। मान्यवर, इसलिए मैं इन लोगों को कहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को विशेष कर कि सिर्फ भाषण में नारे लगाने से इस देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। 1947 से लेकर 2014 तक आप ओबीसी का विरोध करते रहे। जब ओबीसी के बगैर सत्ता नहीं मिलेगी, इसका परिचय आ गया। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी बनाया, तब आप ओबीसी की माला जप रहे हो। मान्यवर, ये दिखावटी प्रेम जो है वो इसका पिछड़ा भी जानता है और पूरे देश की जनता भी जानती है और आज से देश की महिला भी जानेगी कि हमारा अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीना। मान्यवर, अब मैं महिला आरक्षण पर बताना चाहता हूं। सबसे पहले 1992 में श्री नरसिम्हा राव 72 और 73 का संविधान संशोधन लेकर आए और माताओं बहनों को 33% आरक्षण पंचायत में देने का एक स्तुत्य काम नरसिम्हा राव जी ने करा। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मगर कांग्रेस ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया कि वो हमारे प्रधानमंत्री। वहां तक मान्यवर संस्कार में किसी को जाने नहीं दिया था। इसके बाद 96 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने और 81वां संशोधन विधेयक सितंबर 1996 में यहां पर रखा गया। वहां कुछ पार्टियों ने विरोध किया, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मगर सब उछल पड़ेंगे और एक कमेटी बनी, गीता मुखर्जी कमेटी। वो गीता मुखर्जी कमेटी को ये विधेयक दे दिया गया और जो आज उनकी दरखास्त है कि समिति को दे दो, और गीता मुखर्जी समिति की रिपोर्ट आई, तब तक 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया और बिल लैप्स हो गया। फिर 98 में 84वां संशोधन आया। कुछ पार्टियों ने फिर से, पार्टियां बदली नहीं है, वही पार्टियां विरोध करती रही। वो विरोध किया, बिल को सदन में प्रस्तुत करने की जैसी स्थिति भी नहीं रही और 12वीं लोकसभा के विघटन पर वो बिल लैप्स हो गया। मान्यवर, 99 से 2003 में 85वां संविधान संशोधन विधेयक आया, फिर से उसी पार्टियों ने विरोध किया और बिल लैप्स हो गया। 8 से 14 में 108 का संविधान संशोधन विधेयक मनमोहन सिंह जी लेकर आए और राज्यसभा में प्रस्तुत किया। राज्यसभा में बिल पारित भी हुआ, मगर लोकसभा का दरवाजा कभी वो बिल ने देखा नहीं। मान्यवर, और किसने विरोध किया? उसी लोगों ने विरोध किया। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, भले माइक के बगैर बोले हैं, बीजेपी ने इस बिल का कभी विरोध नहीं किया। ये रिकॉर्ड मैं क्लियर करना चाहता हूं। मान्यवर, जब ये लोकसभा में आया तब सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों ने इसका विरोध किया। मानो अभी कांग्रेस पार्टी कर रही तो हम नहीं समझा सकते, मगर भला लल्लन सिंह जी कैसे विरोध करेंगे? ये तो हमारे साथ है, ये तो बिल का समर्थन करेंगे।
मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के समर्थक पार्टियों ने मनमोहन सिंह सरकार का ये बिल का विरोध किया। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार के इशारे पर सरकार के हिस्सा बनी हुई पार्टियों ने लोकसभा में ये बिल को पेश नहीं किया। और 2023 में मोदी जी जानबूझकर 2023 में विधेयक लाए। उनको मालूम था कि 24 में चुनाव है, कितनी भी मनसा हो कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर पाएगी। तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सर्वानुमत से यही सदन जब नवाब बना, सबसे पहला नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो और राज्यसभा में भी होगा। तो मान्यवर, हम तो मानते थे कि अब हो गया, मगर जब इम्प्लीमेंटेशन कराने में आए तो किंतु परंतु मगर अगर ये सारी चीजें छोड़कर आज फिर से विरोध कर रहे हैं। 5वीं बार इंडिया अलायंस की पार्टियां विरोध करिए। मान्यवर, ये देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी। जब ये चुनाव में जाएंगे, महिलाओं का आक्रोश उनको सामना करना पड़ेगा और रास्ता नहीं मिलेगा। मान्यवर, ये बदलाव की जरूरत क्या है? पहली लोकसभा में 22 महिला सदस्य चुनकर आए, छठी में 19 आए, 8वीं में 44 आए, 14वीं में 51 आए, 17वीं में रिकॉर्ड 78 महिला सदस्य चुनकर आए और 18वीं में 75 महिला सदस्य चुनकर आए। मान्यवर, ये आंकड़े जो है वो हमारी माताओं बहनों की राजनीति में हिस्सेदारी लेने की उत्सुकता को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर महिला सांसदों ने, आपने कई बार मौका भी दिया, आज भी दिया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल के विषय पर बोलकर, जो विषय पर चर्चा हो इस पर बोलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मान्यवर, हमने लेटर एंड स्पिरिट में ये महिला आरक्षण का, विमेन लेड डेवलपमेंट का हमने अनुसरण किया है। प्रधानमंत्री जी के पहले मंत्रिमंडल में 10 महिलाएं थी और ये कह रहे थे अखिलेश जी कि आपने सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री दिया है। हमारे यहाँ सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा राजे जी राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री बनी, आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली मुख्यमंत्री। मान्यवर, एक बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये सब जगह भाजपा की महिला नेत्रियां पहली, हाँ अभी है, मगर ये तो पहली बार बनी। ये पहली बार बनी, इसका मतलब क्या है? 70 साल में कांग्रेस ने कभी उन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी, इसलिए हमारा नंबर लगा है। और आज भी रेखा गुप्ता जी पहली मुख्यमंत्री नहीं है, तीसरी मुख्यमंत्री के। अरे मैं बोल रहा हूं भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं। अरे सुनो भाई, पहली मुख्यमंत्री नहीं है ऐसा बोल रहा हूं, तीसरी मुख्यमंत्री है। और मान्यवर, हमने इस देश की पहली आदिवासी महिला को द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू बना दिया। मान्यवर, हमने 3 दशकों से जो बिल चर्चा में आता था और नूरा कुश्ती वाले प्यार और अभाव से रिजेक्ट हो जाता था, हम इसको लेकर आए। मगर मुझे दुख है कि पहले भी जिस बिल को जिन्होंने पारित नहीं करने दिया, वो ही आज इसका किंतु परंतु अगर मगर से विरोध करने के लिए खड़े हो गए। मान्यवर, आज 14 लाख महिलाएं अब तक जनप्रतिनिधि के रूप में देश में पंचायत में काम कर चुकी हैं। मान्यवर, क्या बोल रहे हैं?
ज्योतिमणि जी मार्क कट जाएंगे, नरसिम्हा राव जी लाए थे, टिकट कट जाएगी, नरसिम्हा राव का नाम बोलो दूंगा। मान्यवर, इस 11 साल में सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व की बात नहीं, इस देश की माताओं बहनों का, मातृशक्ति का, महिलाओं का जीवन सुचारू रूप से चले, इसलिए ये 11 साल में 15 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचा है। मान्यवर, नल से पानी पहुंचता है तो सबसे ज्यादा फायदा माताओं बहनों को। 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला दिया गया, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, 7 करोड़ 26 लाख सुरक्षित मातृत्व दिया गया, 52 करोड़ पीएम मुद्रा योजना की महिला साहसिक बनाई गई, 4 करोड़ में से 75% माताओं बहनों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मान्यवर, जेंडर बजटिंग में 97,000 करोड़ का बजट था, नरसिम्हा राव जी ने, निर्मला जी 5 लाख करोड़ का बजट इस देश की महिलाओं के लिए। मान्यवर, हमारे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनका संबल बनाने, उनके प्रतिनिधित्व देने के लिए और विधायी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी विरोध का सामना करना पड़े, हम करेंगे, लड़ेंगे और महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। मान्यवर, आज मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि भाई कल की स्पष्टता के बाद विरोध का तो कोई कारण ही नहीं बनता है, क्यों विरोध करें? मैंने बोला भाई ये रॉन्ग नंबर है, आपको राहुल जी को पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई? मगर उसने कहा आपको क्या लगता है? मैं कोई ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक का विरोध हो रहा है। हमने 370 समाप्त की साहब, उन्होंने विरोध किया, राम मंदिर बनाया, विरोध किया, सीएए लाए, विरोध किया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया, जीएसटी लाए, विरोध किया, आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया, नया संसद भवन बनाया, विरोध किया, मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया, सीडीएस बनाया, विरोध किया, 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया, नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया, आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक विरोध किया, एयर स्ट्राइक विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर विरोध किया। मान्यवर, इन्होंने अच्छे बुरे सोचे बगैर नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं इसका विरोध करने का ठान लिया। मुझे तो था आज देश की माताओं बहनों के लिए, मान्यवर, मुझे था देश की माताओं बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है, ये विरोध आज नहीं होगा, मगर आज भी विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, मैं बिल के नारेबाजी मत करिए प्लीज, प्लीज। समझदारों को इशारे में कहा जाता है। मान्यवर, बिल के ये कन्विंसिंग कर रहे हैं। सुरेश जी, अरे यार छोड़ो सुरेश जी,
कन्विंसिंग मत करो, वोट डरने वाला है। मान्यवर, कन्विंसिंग मत ये जो बिल मेरे साथी अर्जुन मेघवाल जी लेकर आए हैं, इसमें अनुच्छेद 81/1 में संशोधन प्रस्तावित है। इससे 550 से लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 तक की जाएगी। मान्यवर, अनुच्छेद 81(2)(b) उसको भी कोई बदलाव के बगैर हम कह रहे हैं, इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। अनुच्छेद 81(3) में जनसंख्या को नवीन जनगणना के अनुसार परिभाषित करने का जो है, उसमें हम प्रोविजो क्लॉज लगाते हैं और इसको समाप्त करते हैं। इसके साथ 170A जो राज्य विधानसभाओं की न्यूनतम और अधिकतम सीटों को निर्धारित करता है, उसको जस का तस रखते हैं। 170(2) समानता के सिद्धांत राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो है, इसके अंदर हम बदलाव करते हैं और ये सारे बदलावों का मूल उद्देश्य है कि 50% सीटें हर विधानमंडल और संसद में बढ़ाकर माताओं बहनों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मान्यवर, मैं अभी बताया कि 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ है, मगर आज किंतु परंतु अगर मगर से कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है। मान्यवर, इसके मुझे दो ही कारण दिख रहे हैं कि ये बिल नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं। अगर ये महिला आरक्षण होता है तो देश की माताओं बहनों में मोदी जी को यश मिला। मान्यवर, मोदी जी ने बड़ा हृदय कर एडवर्टाइज देकर उनको यश देने का कह दिया, फिर भी ये नहीं मानते हैं। मान्यवर, उनको लगता है कि महिलाएं ज्यादा मोदी जी को वोट देती है, उनको क्यों भला रिजर्वेशन दे। तो मैं बताता हूं कि आप रोक नहीं। आज ये 23 में इस सदन में से देश की महिलाओं को जो वादा किया था 23 में 33% आरक्षण का, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंबर, पूरे सदन ने वादा किया था, इससे पीछे हट रहे। मान्यवर, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये साहबानों में भी पीछे हट गए, ट्रिपल तलाक में भी पीछे, और अब तक जितनी बार महिला आरक्षण आया वो पीछे हटे। मान्यवर, मैं अभी भी, हमारे नेता ने तो कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज से वोट करिए। ये अंतरात्मा की आवाज का नारा नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, इंदिरा गांधी जी का है, मगर मोदी जी को थोड़ा समझ फेर हो गया। उस वक्त विरोध पक्ष में अटल जी, अडवाणी जी थे। यहाँ आत्मा ही नदारद है, अंतरात्मा कहां से लाना। मान्यवर, ये रूथलेस पॉलिटिक्स का, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, इसका यश किसको मिलेगा, इसके लिए आप महिलाओं का आरक्षण हटका रहे हो। चुनाव में जहां जहां जाओगे, इस देश की महिलाओं का आक्रोश आपको सहन करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और रास्ता भी लेंगे। मान्यवर, मैं, आप इस सदन के कस्टोडियन हो, अभिभावक हो। मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था। आपकी जिम्मेदारी है कि ये सदन की गरिमा पूरे देश में और विश्व में बनी रहे। मान्यवर, ये जो भाषा है सदन की मर्यादा तोड़ने वाली, आप क्या भाषा उपयोग कर, कायर है, आप सरेंडर कर रहे हो, आप मुझसे डरते हो, अपशब्दों का प्रयोग होता है, असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है। सदन में कोई आंख मारता है, कोई मुस्कुराकर बैठता है। मान्यवर, सदन के रास्ते पर चाय पकोड़े खाते हैं, सदन के रास्ते पर। 21 प्रकार का
विपक्ष के नेता का बिहेवियर किस प्रकार की भाषा है, क्या वो समझते हैं कि ये भाषा को देश नहीं सुन रहा है? ये भाषा को देश सुन रहा है। आपकी और आपकी पार्टी दोनों का परिचय देश को हो रहा है। मान्यवर, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, फ्लाइंग किस कर देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, बाहर जाकर बयानबाजी करते हैं कि सरेंडर हो गए। स्पीकर को बार बार रोकना पड़ता है और सत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं। मान्यवर, मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। मान्यवर, ये कहते हैं ये क्रूर बिल है, महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल क्रूर बिल है। उत्तर और दक्षिण के बीच में भेदभाव कर रहे हो, दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इतना कल समझाने के बाद भी अगर ये स्टेटमेंट आता है मान्यवर, तो मैं मानता हूं ये जानबूझकर दिया गया स्टेटमेंट है। मान्यवर, मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के उनमें को इस देश का परिचय कराना चाहता हूं कि हजारों साल पहले राम सेतु बनाने के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया था, वो गिलहरी को भी आज अवध्य माना जाता है इस देश में। इतना उपकार याद करती, और हजारों साल के बाद भी हवन में हड्डियां डालने वाली ताड़का को भी याद रखा। आप महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी, हो गया? अर्जुन राम मेघवाल जी के लिए करूँ। अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं विधेयक को विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूं, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा। लॉबियां खाली कर दी जाए। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण लोकसभा से, जहां पर विशेष सत्र के दौरान 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026
डिलिमिटेशन विधेयक 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पर हुई चर्चा के बाद अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विस्तृत जवाब दिया। 2 दिन तक हुई इस चर्चा में तकरीबन 123 सदस्यों ने हिस्सा लिया और इसमें से 56 सदस्य महिलाएं रहीं, जो कि अब तक की अभूतपूर्व भागीदारी है किसी भी बहस में। अपने जवाब के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने विपक्ष द्वारा उठाए गए एक एक सवालों का बिंदुवार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये विरोध महिला आरक्षण विधेयक का विरोध है, ये विरोध डिलिमिटेशन का नहीं है, ये विरोध इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है। अगर विपक्ष का जो विरोध है वो विरोध पूरी तरीके से महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विरोध है। इससे पहले 2023 में जब महिला आरक्षण विधेयक नारी वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ था तो सर्वसम्मति से ये पारित हुआ था, अभूतपूर्व सर्वसम्मति दिखी थी। लेकिन अब अगर मगर किंतु परंतु इन चीज़ों को लेते हुए कांग्रेस और अन्य इंडी गठबंधन के दल इसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध का मुख्य कारण ये है कि वो महिला आरक्षण का विरोध करना चाहते हैं। प्रतिनिधित्व परिसीमन विधेयक पर उन्होंने चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, कुल ऐसे लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 127 है जहां पर 20 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। 20 लाख से ज़्यादा मतदाता अगर एक प्रतिनिधि चुनते हैं, एक सांसद चुनते हैं तो नागरिक अपेक्षाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है। उन्होंने कई लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बेंगलुरु उत्तर 29 लाख मतदाता, मलकानगिरी 48 लाख मतदाता, बेंगलुरु साउथ 29 लाख मतदाता, गाजियाबाद 28 लाख से अधिक मतदाता एक सांसद चुनते हैं, एक प्रतिनिधि चुनते हैं। और देश में कुल 127 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक मत एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का अवहेलना हो रही थी। इसलिए परिसीमन का ये संशोधन विधेयक लाया गया है। परिसीमन करने का अधिकार सरकार को अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 द्वारा प्राप्त होता है और परिसीमन का लक्ष्य होता है कि समावेशी तरीके से राजनीतिक, भौगोलिक, जनसांख्यिकीय स्थितियों को देखते हुए एक मत एक मूल्य एक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि 1972 में परिसीमन में 525 सीटें के बाद 545 सीटें की गई थी और 1945 में परिसीमन के बाद इन सीटों को फ्रीज कर दिया गया था, यानी कि ये सीटें अगले 25 वर्ष तक नहीं बढ़ेंगी। फिर उसके बाद 1976 के बाद 2001 में जब संशोधन किया गया तो 2026 तक ये सीटें फ्रीज कर दी गई थी, यानी कि 545 से अधिक सांसदों की संख्या नहीं होगी। तो ये जो फ्रीज किया गया था, जिसकी शुरुआत जो है कांग्रेस ने की थी 1976 में, तो उन्होंने कहा कि 2026 का वह समय अब है। 50 वर्षों तक देश की जनता अपने एक मत एक मूल्य एक व्यक्ति के सिद्धांत को की अवहेलना देखती रही और अब ये समय आ गया है कि जब अब महासचिव मतदान की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गोंग की ध्वनि सुनाई देगी। मतदान के लिए केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही, कृपया ध्यान दें कि केवल गोंग की ध्वनि के बाद ही माननीय सदस्य हेडफोन प्लेट पर मल्टीमीडिया डिवाइस के बाईं ओर लगे वोट सिक्योर बटन और हेडफोन प्लेट पर दाईं ओर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन साथ साथ दबाएं। हाँ, हरे रंग के स्टिकर के नीचे, नहीं लाल रंग के स्टिकर के नीचे। मतदान में भाग नहीं लेना, पीले रंग के स्टिकर के नीचे। गोंग ध्वनि दूसरी बार सुनाई देने तक
दोनों बटनों को दबाए रखना अनिवार्य है। माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि उनके मत दर्ज नहीं होंगे यदि बटनों को पहली गोंग ध्वनि सुनाई देने से पहले दबा दिया जाता है या दोनों बटनों को दूसरी गोंग ध्वनि सुनाई देने तक एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है। माननीय सदस्य दूसरी गोंग ध्वनि के कुछ सेकंड के पश्चात अंतिम परिणाम वास्तव में देख सकते हैं। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के किसी भी तरफ संस्थापित व्यक्तिगत परिणाम डिस्प्ले बोर्डों पर, मल्टीमीडिया डिवाइस पर और हाँ नहीं मतदान में भाग नहीं लेने वाले बटन जैसा भी मामला हो पर अपने मत की जांच कर सकते हैं। मत दर्ज नहीं होने की दशा में अथवा यदि कोई सदस्य अपने मत में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ना। Kind attention of honorable members is invited to the points in the operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says, "Now division," the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. For yes, below green color sticker, no, below red color sticker, abstain below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can actually see the final result after a gap of a few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote on individual results. इस समय आप देख रहे हैं लोकसभा के महासचिव उत्पल सिंह मतदान की प्रक्रिया बता रहे हैं कि किस तरीके से इन विधेयकों पर मतदान होगा, क्योंकि ये विधेयक संविधान संशोधन विधेयक फॉर वोटिंग थ्रू स्लिप्स। अब मत विभाजन। इस समय संविधान संशोधन विधेयक 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान जारी है। सब्जेक्ट टू करेक्शन 278 पक्ष में और विपक्ष में 211 मत पड़े हैं। ये आंकड़े बदल सकते हैं। टोटल वोटेड मतदान की गए सांसदों की संख्या 489 है। सब्जेक्ट टू करेक्शन 278 पक्ष में और विपक्ष में 211। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए सदन में मौजूद सदस्यों के आधे और 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। आधे सदस्यों के साथ साथ 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तब जाकर संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है। और संविधान संशोधन विधेयक
क्योंकि परिसीमन से जुड़ा हुआ है, वो भी संविधान संशोधन विधेयक है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो ये संविधान संशोधन विधेयकों की प्रक्रिया ध्वनिमत से नहीं, मतदान की प्रक्रिया से तय होती है। और मतदान प्रक्रिया को अब से थोड़ी देर पहले महासचिव उत्पल सिंह ने बताया माननीय सदस्यों को। और अभी सब्जेक्ट टू करेक्शन 278 पक्ष में और 211 मत जो है वो विपक्ष में प्राप्त पड़े हैं। अगर देखें तो संख्या बल अलग अलग राजनीतिक दलों का अगर देखें तो एनडीए के साथ भाजपा के साथ टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, वाईएसआरआरसी और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल, जनसेना पार्टी, जनता दल सेकुलर, असम गण परिषद, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और अनेक छोटे राजनीतिक दल हैं। और सदस्य संख्या के हिसाब से अगर देखें तो भाजपा के 240 सदस्य, टीडीपी के 16 सदस्य, जनता दल यूनाइटेड के 12 सदस्य, शिवसेना के 7 सदस्य, लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सदस्य और अन्य अनेक छोटे राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। ये सब्जेक्ट टू करेक्शन है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े जो है अंतिम तौर पर ये बदल सकते हैं। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर देखें तो हम जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 278 पक्ष में और विपक्ष में 211 मत अभी तक जो आए हैं, जो सब्जेक्ट टू करेक्शन है। और ये जो मतदान हुआ है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक है, लिहाजा मतदान की प्रक्रिया के तहत ही इनका निर्णय किया जाता है। परिसीमन विधेयक भी 2026 का वो संविधान संशोधन विधेयक है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से संदर्भित है। दोनों में 2/3 बहुमत की भी अपेक्षा होती है। अगर बात करें तो फ्लोर किस तरीके से दिखता है आपको और विधेयक की वर्तमान स्थिति 278 पक्ष और 211 विपक्ष? चलिए अश्विनी, देखिए, हम सब जानते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक सदन में मौजूद लोगों की संख्या कुल सदस्य संख्या की आधे से कम नहीं होनी चाहिए और उसमें भी जितने लोगों ने मतदान किया उसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए। बीजेपी और एनडीए का जो आंकड़ा है वो 292 का है। 360 कम से कम मत चाहिए। अगर सभी 543 मौजूद रहते हैं, उसमें हम जानते हैं कि 3 सदस्य फिलहाल रिक्त है, तो 540 में 360 वो संख्या है अगर 2/3 बहुमत की बात करें। और सदन में मौजूद संख्या अगर कुछ कम होती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ सदस्य मौजूद नहीं है, तो उस लिहाज से उसमें थोड़ी और कमी आप देखें। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट थी कि एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। ये जो संविधान संशोधन विधेयक है इसमें कुछ अन्य दलों का साथ जरूरी है 2/3 बहुमत के लिए। और यही बात है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि वो जानते हैं कि अगर एनडीए के सहयोगियों का या फिर विपक्षी दलों का साथ नहीं मिला तो ये बिल पारित नहीं होगा। लेकिन देश की जनता ये जानेगी, देश की महिला शक्ति ये जानेगी कि कौन दशकों से रोड़ा अटकाता रहा है महिला आरक्षण बिल में, कौन नहीं चाहता है कि 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण लोकसभा में लागू हो। और उन्होंने इस बात के इतिहास के उदाहरण दिया कि कब जब ऐसा मौका आया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोड़े अटकाने का काम किया गया। और इस बात बहुत स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री ने कही कि महिला आरक्षण का विरोध न करके किंतु परंतु की बात करके दरअसल विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम सहयोगी दल वो महिला आरक्षण का ही विरोध कर रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भी बड़े कदम उठाए गए हैं सबका विरोध एक एक करके उन्होंने गिनाया, चाहे वो 370 खत्म करने की बात हो या फिर राम मंदिर निर्माण की बात हो या फिर तमाम जो ऐतिहासिक फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लिए गए, चाहे 3 तलाक खत्म करने की बात हो, सबका विरोध कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने किया है। और ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही कि जब वो चुनाव में जाएंगे, जब वो मत मांगने जाएंगे कांग्रेस पार्टी और उनके दल, तो महिला शक्ति ये जानती है कि महिला आरक्षण का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है और वो नहीं चाहती है कि लोकसभा में महिला आरक्षण जल्द से जल्द लागू हो। हमने देखा कि जब 2 दिनों में जो 123 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया, उसका जवाब जब गृह मंत्री दे रहे थे, बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि दक्षिण के जो राज्यों का जो
प्रतिशत है, जो प्रतिशत है वो कम नहीं होगा परिसीमन के बाद, वो 129 से बढ़ के 195 में हो जाएगा, प्रतिशत में भी 23% से बढ़ेगा ही। तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर बात रखी गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि संविधान संशोधन जो बिल है अर्जुन राम मेघवाल ने जो रखा था महिला आरक्षण से जुड़ा, जिसमें प्रस्ताव था कि 2029 के चुनाव से ही महिला आरक्षण लागू किया जाए और जो लोकसभा की जो सीट संख्या है वो परिसीमन के बाद 850 तक बढ़ा दी जाए, उस पर इस वक्त मतदान हो रहा है और उसमें सब्जेक्ट टू करेक्शन ऐलान भी होगा कि क्या कुछ अंतिम नतीजे रहे। शैलेंद्र, अगर देखें तो 489 मत पड़े हैं। 489 का 2/3 स्पष्ट तरीके से 326 होता है और सब्जेक्ट टू करेक्शन अगर देख रहे हैं तो स्पष्ट तरीके से ये आंकड़ा अपेक्षित आंकड़े से काफ़ी कम है। और संविधान संशोधन विधेयक जैसा कि संवैधानिक बाध्यता है 2/3 तरीके से 2/3 बहुमत से उसे पारित किया जाना और मौजूद सदस्यों की आधी से अधिक संख्या पर। इस पूरे डिस्कोर्स में, इस पूरे डिस्कशन में अगर पूरी प्रक्रिया में आप देखें तो स्पष्ट तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अभी क्यों का जवाब यह है कि 26 में परिसीमन इसलिए है क्योंकि 76 में फ्रीज कर दिया गया था 2001 तक के लिए और 2001 में फ्रीज किया गया 2026 तक के लिए। और अभी अगर ये नहीं होता तो फिर ये कई दशक लग जाएंगे आने वाले दशकों में और कहीं ना कहीं ये जो एक राजनीतिक दलों को इस समय महिला सशक्तिकरण के लिए कदम लेना चाहिए था उससे कहीं चूक गए। देखिए सुनील, 56 करोड़ आबादी थी जब फ्रीज किया गया था, अब 140 करोड़ है। 48 लाख से लेकर 20 लाख तक 127 लोकसभा ऐसी हैं जहां इतनी बड़ी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व वहां के लोकसभा सांसद करते हैं। तो क्या ये वास्तव में वो अपने सांसद के काम का निर्वहन सही ढंग से कर पाएंगे? इस बात को रेखांकित आज गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और कितनी देरी होगी जब महिलाओं को हक दिलाने की बात है। हम जानते हैं कि पंचायतों में आप देखें पहले से ही महिला आरक्षण लागू है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कही थी कि पंचायतों में तो लागू करने में किसी को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब बात विधानसभा और लोकसभा में आती है तो फिर वहाँ इस तरह से बातें क्यों आती है। तो बहुत स्पष्ट बनता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार की सत्ता पक्ष की कि जल्द से जल्द महिला आरक्षण लागू हो और 2029 के लोकसभा चुनाव से ही ये लागू हो और इसीलिए संशोधन बिल लाया गया। सरकार भी जानती है, एनडीए के सहयोगी भी जानते हैं कि इसमें तमाम उन दलों का साथ चाहिए जो सरकार के हिस्सा नहीं है। चूंकि संविधान संशोधन बिल है, इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत है, लेकिन ये उम्मीद जताई गई थी कि सभी दल दरअसल इस बात को लेकर सहमत होंगे कि महिला आरक्षण में अब देरी नहीं होनी चाहिए। देश की संसद में, लोकसभा में महिला आरक्षण जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। लेकिन जो रवैया विपक्षी दलों का देखने को मिला है उसमें सत्ता पक्ष का आरोप है कि वो नहीं चाहते कि महिला आरक्षण जल्दी से लोकसभा में लागू यानी अगले ही चुनाव में लागू हो, इसीलिए अलग अलग तकनीकी बहाना बना के किंतु परंतु करके उसमें आरक्षण की मांग करके, या समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने तो मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि संविधान किसी तरह से धार्मिक आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता और ये बिल्कुल ही असंवैधानिक मांग है। तो इस बात को भी स्पष्ट किया गया। लेकिन बावजूद इसके जब हमने देखा कि चर्चा में गृह मंत्री ये कह रहे थे कि जो 2 मांगे हैं उसमें एक मांग उन्होंने कहा कि 1 घंटे के लिए अगर सदन स्थगित कर दिया जाए तो तुरंत वो संशोधन लेकर आएंगे और 50% सीटें बढ़ेंगी दक्षिण में और सब जगह इसको लिखित तौर पर संशोधन में देने को तैयार है। लेकिन जो दूसरी मांग थी जिसमें एक तरह से देखे एक आरोप लगा विपक्ष पर कि वो नहीं चाहते हैं कि जल्द से जल्द लागू हो महिला आरक्षण, उसको लेकर भी गृह मंत्री ने कहा कि ये मांग मानने लायक नहीं है। तो नहीं शैलेंद्र, अगर देखें तो स्पष्ट तरीके से विपक्ष उस समय बेनकाब भी हुआ जब बहुत ही गंभीरता से और चुनौतीपूर्ण अंदाज में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 50% सभी अक्रॉस द स्टेट वो परिसीमन के बाद सीटें बढ़ेंगी। ये विधेयक में नहीं तो 1 घंटे के अंदर हम इसको संशोधित करके लेके आएंगे। अगर देखें तो कांग्रेस की तरफ से और अन्य लोगों की तरफ से बगले झांकने वाली स्थितियां बने। देखिए सुनिए, जब आप चर्चा देखें शुरू में तमाम विपक्षी सदस्यों ने यह बात कही कि दक्षिण के राज्यों
को लेकर, उनकी सीटें कम होने को लेकर शंका है। कल गृहमंत्री ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा और 129 से बढ़कर 195 होगी, प्रतिशत में भी कमी नहीं होगी। ये डिमांड जब की गई, उसको लिखित देने संशोधन की भी बात कही गई, फिर भी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल पीछे हटते नजर आए। तो इससे उनकी मंशा जाहिर होती है, जिस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी नहीं चाहते। और ये कोई आज की बात नहीं है, आप 3 दशक पहले जाएं, जब महिला आरक्षण लाने की बात हुई थी, तब क्या रवैया रहा था कांग्रेस पार्टी का। जब एक सदन में बिल आया था, दूसरे में एक तरह से लैप्स हो गया था, तब क्या रवैया रहा था कांग्रेस पार्टी का। जब ओबीसी के हितों की बात हुई थी, काकेलकर कमेटी से लेकर और फिर मंडल कमीशन तक, और फिर जब नेता विपक्ष के तौर पर राजीव गांधी ने जो भाषण दिया था, उन सब का उदाहरण देते हुए गृहमंत्री ने बताया कि ओबीसी के हितों की चिंता कौन करता है, ये अच्छी तरीके से पता है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, किस तरह से ओबीसी का उन्होंने विरोध किया। मंडल कमीशन भी जब लागू किया गया, बीपी सिंह के द्वारा भले ही श्रेय दिया जाता है, भाजपा के ही समर्थन से मंडल कमीशन लागू हुआ था, कांग्रेस ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। भाजपा समर्थन दे रही थी जी। 57 में अगर देखें काकेलकर कमेटी के सुझाव को। प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठिए, प्लीज प्लीज अपनी सीट पे बैठिए। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have 2 other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस स्थिति से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे 2 शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आप देख रहे थे लोकसभा से सीधा प्रसारण, जहां पर संविधान संशोधन 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका और इसके पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े और कुल 528 सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। और अगर देखें तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक अनिवार्यता है, सभी सदस्यों की आधी और मौजूद सदस्यों की 2/3 बहुमत से किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया जाता है। 298 पक्ष में और 230 विपक्ष में होने की स्थिति में स्पष्ट तरीके से संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका।
संविधान संशोधन विधेयक 131वां संविधान संशोधन विधेयक। और इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अन्य दो विधेयक हैं, डिलिमिटेशन 2026 और साथ ही साथ यूटी लॉज 2026, इन दोनों विधेयकों पर आगे की कार्रवाई सरकार नहीं चाहती है और सदन की कार्रवाई फिलहाल विशेष सत्र की स्थगित कर दी गई है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर देखिए तो स्पष्ट तरीके से विपक्ष की स्थिति और सरकार की जो मंशा थी कि एक ऐतिहासिक अवसर है, दशकों से किए गए किसी तरीके से जो वादे किए गए, राजनीतिक कारणों से जो छलावा किया गया, उस पर प्रायश्चित करने का भी अवसर था। एक भावुक अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान से पहले ट्विटर पर की। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कल सदन में तो बोला ही था, गृहमंत्री ने सिलसिलेवार जवाब दिया। एक शेर की लाइन है कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। एक बार फिर देश की आधी आबादी वंचित हुई है अपने अधिकार से, हक से, हुकूक से, और कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें रोड़े अटकाते हुआ दिखा है, स्पष्ट हो चुका है। सुनिए, देखिए 298 मत मिले समर्थन में, 292 एनडीए की सदस्य संख्या है, और जो अगर निर्दलीय मिला लें, जो 7 निर्दलीय तो उसमें कुछ निर्दलियों का भी साथ मिला है सत्ता पक्ष को, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वो सारे के सारे विपक्ष में खड़े रहे। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर सामने आती है कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। तो निश्चित तौर पर जो सत्ता पक्ष के आरोप हैं वो सही साबित होते हैं। हाँ शैलेंद्र, आप थोड़ा वो करें, पानी भी पिए, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण, गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान, आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम दिखा रहे थे लोकसभा से सीधा प्रसारण, जहां पर 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका। संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के लिए संवैधानिक बाध्यता है कि सभी सदस्यों के 2/3 और मौजूद सदस्यों के सभी सदस्यों के आधे और मौजूद सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे पारित किया जाना चाहिए। और दोनों अन्य जो विधेयक थे, डिलिमिटेशन 2026 और यूटी लॉज 2026, इन दोनों विधेयकों को फिलहाल सरकार ने आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं जाहिर की। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, एक सवाल और कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन के बाद उत्तर दक्षिण या फिर डेमोग्राफिक चेंज या फिर पॉलिटिकल इक्वेशन के चेंज की बातें कही जा रही थी, स्पष्ट तरीके से केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 5 राज्यों का उन्होंने आंकड़ा दिया कि अगर उन्हें 23.76% प्रतिनिधित्व मिलता था तो अब 23.87% होगा। और उन्होंने कहा कि केवल महिला ही नहीं, दलित विरोधी भी सरकार है, क्योंकि अगर सीटें बढ़ती तो दलितों को भी, अनुसूचित जनजाति को भी इसमें और ज़्यादा आरक्षण और ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलता। देखिए, हम जानते हैं कि जब लोकसभा की जो सीट संख्या है वो 543 पर लंबे समय से है, तो निश्चित तौर पर जब महिला आरक्षण बढ़े हुई सीट संख्या के साथ लागू होता तो SC/ST की जो सीट संख्या है वो भी बढ़ती। सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों ने विरोध क्यों किया? क्या वो नहीं चाहते हैं कि 2029 से महिला आरक्षण लागू हो? अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी की यह मंशा थी कि 2029 से महिला आरक्षण लोकसभा में लागू न हो पाए, और ये बात आज स्पष्ट तौर पर सामने दिखाई दी। शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे, ओबीसी के हितैषी बहुत सारे राजनीतिक दल राजनीतिक कारणों से दिखे। अमित शाह ने एकदम स्पष्ट तरीके से कहा कि
अगर अन्य पिछड़ा दल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम राजनीतिक रूप से किया है कांग्रेस ने किया, और सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सशक्तिकरण का काम भाजपा ने किया है। तो चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे SC/ST के प्रतिनिधित्व की बात हो, चाहे OBC कल्याण की बात हो, एक तरीके से जो अलायंस है विपक्ष का, वो इस बहस मुबाहिसा के बीच कहीं ना कहीं बेनकाब करने में सत्ता पक्ष रहा है, एक। और दूसरा, पूरी तरीके से NDA इंटैक्ट है। 298 अगर देखते हैं तो सभी NDA के घटक दल एकजुट है। देखिए, जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने फैसला लिया। जाति जनगणना शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में हम जानते हैं कि उसमें जाति जनगणना हो रही है, जनगणना शुरू हो चुकी है। इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर गृह मंत्री ने कहा। और रही बात OBC के हितों की, तो 40% जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में वो OBC समाज से आते हैं जी। 27 मंत्री हैं जी। इसके साथ प्रफुल्ल तमाम केतकर जी हमसे जुड़ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने। जी, आप थोड़ा विराम लें, आपका गला ठीक नहीं। प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, आपसे सवाल जानना चाहेंगे एक बार फिर। कहीं ना कहीं मौका था, ऐतिहासिक मौका था विपक्ष के सामने, और वही की लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। दशकों तक एक बार फिर आधी आबादी को हक से, हुकूक से, अधिकार से, प्रतिनिधित्व से कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होने से वंचित किया गया रणनीतिक तरीके से समूचे विपक्ष द्वारा। जी, अश्विनी जी, सरकार के पास बहुमत तो लोकसभा में है, क्योंकि लेकिन ये संविधान सुधार था, तो बड़े बहुमत की जरूरत होती है, 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो विपक्ष ने ये मौका जरूर गवा दिया, क्योंकि 3 दशकों से ये बिल ऐसे ही किसी न किसी कारणों से खटाई में पड़ रहा है। कभी पुरुष विरोध करते हैं, कभी OBC के नाम पर विरोध होता है, अब कहीं पे धार्मिक आधार पर आरक्षण की मांग उठी, कहीं पे उत्तर दक्षिण वाला मामला लाया गया। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आज न कल ये करना ही पड़ेगा, और सारे ही राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कितने दिन तक हम ये जो एक संवैधानिक अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि आज हम लगभग 13-14% के आसपास रिप्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं। वैश्विक जो औसत है वो लगभग 26-27% का है महिला प्रतिनिधियों के बारे में। हमने पंचायतों में और अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं में तो अच्छा खासा अभी नेतृत्व महिलाओं का हम देख रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी आज के इस निर्णय के बाद अभी देखते हैं सरकार इसके आगे क्या रणनीति बनाती है। लेकिन ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक मौका था, और राजनीतिक दलों ने कुछ न कुछ राजनीतिक कारण बहानेबाजी बनाकर, जिसको गृह मंत्री अमित शाह जी ने किंतु परंतु वाला ये कहा, तो उसके आधार पर जितना बहुमत आवश्यक था उतना नहीं जुटा पाए इसके पक्ष में। प्रफुल्ल जी, एक चीज और, वो क्षण भी आया जब बहुत ही स्पष्ट तरीके से अमित शाह ने कहा कि 50% अक्रॉस द स्टेट गारंटी हम ला के 1 घंटे के अंदर हम सदन में दे सकते हैं। बगले झांकते रह गए, क्योंकि मंशा कहीं और था, कहीं पर निशाना और था, इच्छा कुछ और थी, और रोड़े ही अटकाना था। क्योंकि परिसीमन वाले मुद्दे पर जिस तरीके से उत्तर दक्षिण, प्रतिनिधित्व, गैर प्रतिनिधित्व, अन्य चीजों को भी खड़ा करने का प्रयास किया गया। जी, देखिए, कल के अपने भाषण में भी और आज के भाषण में भी गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ चीजों को लेकर बहुत स्पष्टता की, चाहे वो दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो SC/ST का आरक्षण हो। इसमें एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था, सेंसस के आधार पर दक्षिण के राज्यों को ये लगता था कि उनकी सीटें कम होंगी, लेकिन 50% फ्लैट ये बढ़ाकर सरकार ने उसमें से भी रास्ता निकालने का प्रयास किया था। लेकिन वो जब विपक्ष नहीं मान रहा है ये ध्यान में आया, तो ऐसे में गृह मंत्री ने ये भी प्रस्ताव ला के देखा और सभापति ओम बिरला जी ने भी उसमें एक तरीके से
कहा कि 1 घंटे के अंदर यदि इस पर आ जाता है तो आप सहमति इसका समर्थन करने को तैयार हो क्या, तो उस पर भी कोई स्पष्ट ये नहीं आया, क्योंकि मूल मुद्दा तो ये था कि उन्होंने कहा कि आप बोल रहे हो लेकिन क्योंकि ये बिल में नहीं है तो इसलिए हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे जी। अब ये बिल में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन बनना, और डिलिमिटेशन कमीशन के आधार पर ये 50% इंक्रीज का ही आएगा। वो बिल आया ही नहीं चर्चा के लिए, जो आ ही नहीं सकता क्योंकि आयोग को ये तय करना। चलते चलते आखिरी सवाल, बात केवल महिला आरक्षण का ही नहीं, अगर परिसीमन के बाद स्थितियां बनती 850 प्लस होता तो महिला को आरक्षण से विपक्ष ने अभी वंचित रखा है, साथ ही साथ SC ST को भी अधिक प्रतिनिधित्व से भी इस समय वंचित कर दिया। प्रफुल्ल जी। बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए एक यूनाइटेड किंगडम जैसा, ब्रिटेन जैसा देश है जो भारत से बहुत छोटा है और जनसंख्या भी बहुत कम है, वहां पे 650 प्रतिनिधि पार्लियामेंट में चुने जाते हैं उनकी संसद में। भारत इतना बड़ा देश है और आज गृह मंत्री जी ने आंकड़े दिए कि कहीं पे 48 लाख है, कहीं पे 28 लाख है, कहीं पे 29 लाख है। इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना किसी भी सांसद के लिए संभव नहीं है। और ये आंकड़ा और ये आज की कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी हुई है 543, ये 1971 की जनगणना के आधार पर बनी हुई है जी। और वो फ्रीज जब तक नहीं हटता तब तक अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST का भी प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ सकता जी। यदि 850 का हो जाता तो उसके प्रपोर्शन में अनुसूचित जाति जनजाति को भी प्रतिनिधित्व मिलता, साथ साथ 33% महिलाओं को मिलता, और महिलाओं के आरक्षण में भी 50% रिजर्वेशन जो है वो 27% रिजर्वेशन जो है वो SC और ST महिलाओं को मिलता। तो ये एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होता, लेकिन आज वो नहीं हो पाया। लेकिन मेरा विश्वास है अश्विनी जी कि आने वाले समय में ये जरूर जी, वो प्रतिबद्धता भी कि सरकार ने उस तरीके से सदन और देश को सुनाई कि हम इसको लागू करके रहेंगे। समय अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल केतकर जी। और जब नारी को हक, हुकूक, अधिकार देने की बात आती है, बड़े अच्छे शब्द कहे जाते हैं, नारी तू नारायणी और अन्य चीज़ें, लेकिन राजनीतिक दलों के चेहरे उजागर होते हैं जब ऐसे ऐतिहासिक मौके आते हैं और संसद में नारी वंदन अधिनियम विधेयक और साथ ही साथ 121वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सकता है। जनता जनार्दन, नारी आधी आबादी इसको देखती है। चलते चलते एक शेर याद आता है, मजाज साहब का है कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। महिलाओं को अपने हक और अधिकार के लिए खुद उठ के खड़ा होना होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।